ये सेम हमने पढ़ा था किसके लिए? क्लोरोबेंजीन के लिए पढ़ा था क्या? क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो उसमें हमने क्या किया था? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे और वहां पर दिखा दिया था कि भाई जो क्लोरोबेंजीन है उसका जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस के टाइम पे क्या होता है? ये फिनॉल है, इसमें यहां लोन पेयर होता है, लोन पेयर से होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आता है, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की बात हो रही है, जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब ऐसा कुछ जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या जैसे इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, तो जब भी आता है तो उसको एक ही जगह दिखती है, ऑर्थो या पैरा, क्योंकि ऑर्थो या पैरा पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ क्यों गई? पहले तो नहीं थी, ये रेजोनेंस की वजह से बढ़ गई है। तो रेजोनेंस की वजह से हुआ है सारा कुछ। तो हम उत्तर लिखते हैं, तो हम स्टार्ट यहीं से करते हैं कि रेजोनेंस के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और कहां कहां बढ़ती है? दो जगह पे, ऑर्थो पे और पैरा पे, क्योंकि रेजोनेंस के दौरान जो नेगेटिव चार्ज आता है, लोन पेयर आता है, वो ऑर्थो और पैरा पे आता है, मेटा पे नहीं आता। इसीलिए जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आता है तो वो ऑर्थो या पैरा पे करता है। हैरानी की बात है, बेंजीन के पास इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करने आते हैं, न्यूक्लियोफाइल नहीं आते हैं। बेंजीन से डरते हैं न्यूक्लियोफाइल। फिर भी अगर कभी कोई न्यूक्लियोफाइल बेंजीन पर अटैक करने जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने जाएगा तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पे तो अटैक करेगा नहीं, अट्रैक्ट ही नहीं होगा। वो कहां अटैक करेगा? मेटा पे। तो न्यूक्लियोफाइल कभी भी गलती से अगर आता है तो मेटा पे आता है, पर अभी हम न्यूक्लियोफाइल की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो कहां पर आएगा? इलेक्ट्रोफाइल जब भी आएगा कहां पे आएगा? ऑर्थो या पैरा। तो ऑर्थो या पैरा पे अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। और यही प्रश्न था हमारा, ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन ने पूछा ऐसा क्यों होता है, हमने उत्तर दिया ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिनॉल में क्या होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। हिंदी में बता रहा हूं, अंग्रेजी में कन्वर्ट करना, स्मूथ आंसर बनता है। रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक करता है। So electrophile attack at ortho and para position because the electron density increase at ortho and para due to resonance. नंबर देखो इस बात क्या है, आंसर तो ये है, बस थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर देते हैं हम। आंसर तो इतना ही है, इट इज ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, मेटा पर नहीं बढ़ रही, तो इसीलिए ऑर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रोफाइल चिपकेगा आके। अगर ये सेम क्वेश्चन, ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूं, ऐसे क्वेश्चन अगर एक नंबर में आते हैं तो आपको इतना ही आंसर लिखना होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आते हैं, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाना होता है। और फिनॉल का रेजोनेटिंग हमने बनाया था उस दिन, याद होगा, जब कुछ बच्चे होमवर्क ना करने गए थे उस तरफ थे, बनाया था क्या? फिनॉल का ही बनाया था, आई थिंक फिनॉक्साइड आयन भी बनाया था, और उसी दिन हमने देखा था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा कुछ। अच्छा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल का तभी बनाना है जब ये प्रश्न 2 नंबर या उससे अधिक में आए। अगर 1 नंबर का आता है, आंसर लिख दो, बात खत्म। अब ये बात कोई तुम्हें दोबारा नहीं बताएगा, लेकिन यहां के एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी कभी भी कुछ भी हो जाएगा। वो 2 नंबर का आया, तुमने ध्यान नहीं दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया, आते हुए भी नंबर कट गए। तो 2 नंबर का हो तो रेजोनेटिंग बनाना जरूर, ठीक है। ये 43rd क्वेश्चन है आपका टॉप 100 का, ठीक है। रेजोनेटिंग तो उस दिन मैंने बता तो दिया था, फिर भी किसी को ना आता हो तो रेजोनेटिंग पूछ लेना मुझसे। जैसे क्लोरोबेंजीन का बनता है, डिट्टो सेम बनता है, कुछ अलग नहीं है इसमें। उसमें Cl होता है, इसमें OH है, बिल्कुल सेम। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या है, हम रिएक्शन कराने वाले हैं किसकी? फिनॉल की। फिनॉल में कुछ ना कुछ डालेंगे और देखेंगे फिनॉल कैसे रिस्पॉन्ड करता है। फिनॉल में कभी ब्रोमीन जोड़ेंगे, कभी NO2 जोड़ेंगे, कभी कुछ और जोड़ेंगे, कभी COH जोड़ेंगे। तो फिनॉल में अलग अलग चीजें जोड़ने वाले हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल में कुछ जोड़ेंगे जिससे कुछ नया बनेगा। अब देखते हैं क्या क्या जोड़ सकते हैं। तो पहली रिएक्शन पानी की है, किसकी? ब्रोमीन के साथ पानी। अब यहां देखो, दिक्कत ये है इस पूरे कॉन्सेप्ट में कि ब्रोमीन के साथ पानी डालते हैं ना, तो हमारा मकसद क्या होता है कि या तो ऑर्थो या तो पैरा, या तो ऑर्थो या तो पैरा पे Br लग जाए। पर जब मैंने Br2 को डाला फिनॉल में, तो कुछ ऐसा हुआ
कि मैंने तो नॉर्मली डाला था भाई, फिनॉल लिया और ये डाल दिया Br2, लेकिन जो मीडियम रखा मैंने वो पानी था, ब्रोमीन को पानी में मिक्स किया और फिनॉल में मिला दिया। मैं चाहता था ऑर्थो या पैरा पे लग जाए, पर ऑर्थो या पैरा पे लगने के बजाय ब्रोमीन भाई साहब ने कुछ करामात ही कर दी। ब्रोमीन भाई साहब तीनों जगह लग गए एक साथ, मुझे ये मिल गया, तीनों जगह एक साथ लग गया। इसे कहते हैं ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या? ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ट्राइब्रोमोफिनॉल बन गया, तीनों जगह एक साथ लग गया फिनॉल। अमूमन क्या होता है, आमतौर पर या तो ऑर्थो पे लगता है या तो पैरा पे, ठीक है, एक ऑर्थो और एक पैरा, यही देखा था हमने, अलग अलग वो भी। यहां तो एक ही कंपाउंड में तीनों जुड़ गए, इतना तरीके से कैसे हो सकता है? तो ये तभी होता है जब कुछ एक्टिवेट हो रखा हो, ये तभी होता है जब फिनॉल की तीनों बॉन्डिंग साइट्स, हमने पढ़ा था अभी कि 3 साइट्स होती हैं, 2 ऑर्थो और एक पैरा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है रेजोनेंस के कारण। अगर तीनों बॉन्डिंग साइट्स हाईली एक्टिवेटेड हो तब जाकर ये होता है। और ये कैसे हो गया नहीं समझ में आया, पेपर में इसका कारण भी आएगा, इसका क्वेश्चन भी आएगा। तो इस टॉपिक के अंदर 2 प्रश्न है, 2 टॉपिक है। एक ये कि भाई ब्रोमीन वाटर से फिनॉल को रिएक्ट करा के दिखाओ, ब्रोमिनेशन कराओ फिनॉल का इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। दूसरा ये बताओ पानी में ऐसा क्या है, या ब्रोमीन में ऐसा क्या है, या फिनॉल में ऐसा क्या है जो हम पहली बार नोटिस कर रहे हैं, पॉली सब्स्टिट्यूशन। क्या हो रहा है ये? इसको बोलते हैं पॉली सब्स्टिट्यूशन। पॉली मतलब एक साथ बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसका कारण क्या है? और अगर सच में मुझे ब्रोमीन को एक ही जगह लगाना हो, एक ही जगह, या तो ऑर्थो या पैरा पे, तो उसके लिए क्या करूं? फिनॉल में कुछ मिला दूं, ब्रोमीन में कुछ मिला दूं, पानी में कुछ मिला दूं, ऐसा क्या कर दूं कि एक ही जगह लगे? अभी तो बहुत जगह लग रहा है एक साथ। तो सबसे पहला सवाल तो यही था कि ब्रोमीन वाटर डालेंगे फिनॉल में, क्या होगा? ये होगा TBP बन जाएगा, ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसे बोलते हैं पॉली सब्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका उत्तर बड़ा छोटा सा है, पहले बताइए, समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ में आपको आ गया। इसका पूरा जो IUPAC नेम है वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल होता है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, पेपर में पूछे आपसे तो एक सवाल बना के पूछेगा वो, तो वो जो सवाल बनाएगा उस सवाल का जो उत्तर है मैं आपको दे देता हूं। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर्म्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, while in the presence of CO2 CS2 it forms orthobromophenols and parabromophenols. Why? क्वेश्चन का भाव समझना। इसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ता हूं। पहला हिस्सा, पानी के साथ जब मिलाता हूं, जब पानी के साथ डालूंगा फिनॉल Br2, तो पानी के साथ हो जाता है पॉली सब्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों? पानी पोलर है। क्या उत्तर है इसका? पानी पोलर है। पानी जो है आपका H2O, उसके अंदर पहले से पोल्स बने होते हैं, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। तो पानी खुद एक पोलर सॉल्वेंट है। फिनॉल एक हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। फिनॉल में रेजोनेंस बहुत बुरी तरह से होता है, लेकिन फिनॉल को अगर आप डाल दो किसी पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट क्या करता है? साइट्स एक्टिवेट करने का काम करता है। वो तीनों के तीनों बॉन्डिंग साइट्स एक साथ हाईली एक्टिवेट कर देता है। ब्रोमीन भाई साहब आते हैं, तीनों पे जुड़ जाते हैं। Br तो आने के बाद देखता है जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा मैं वहां जुड़ जाऊंगा। Br पॉजिटिव आता है, जहां नेगेटिव ज्यादा होता है वहां जुड़ जाता है। लेकिन यहां पे करामात किसने करी है? पानी ने करी है। किसने करी है? तो ब्रोमिनेशन विद वाटर में पॉली सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है? बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट एंड हेंस इट आयनाइजेस फिनॉल टू अ लार्ज एक्सटेंट। यहां तक का मेन आंसर है, यहां तक का मेन आंसर है। पानी पोलर है और वो फिनॉल को बहुत हाई एक्सटेंट पर आयनाइज कर देता है। आयनाइज करने से क्या हो जाता है? and activates all its positions, so polysubstitution takes place. इस आंसर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप डिलीट कर सको। इसका आंसर काफी बड़ा बनता है, बहुत बड़ा आंसर होता है इसका। ये जो लिखा है वो सब चीजों का, फ्रेजेस के इंपॉर्टेंट वर्ड उठा लिया ताकि आपको नंबर ही ना कटे। आपको 3 बातें लिखनी है इसमें। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, पहली बात। दूसरी बात, एंड हेंस इट आयनाइजेस फिनॉल टू अ लार्ज एक्सटेंट, दूसरी बात। और तीसरी बात, सो इट एक्टिवेट्स ऑल इट्स पोजीशंस। उसके बाद तो क्वेश्चन ही है। That's why polysubstitution takes place. पानी पोलर है, पानी
आयनाइज कर देता है फिनॉल को टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो 3 हिस्सों में याद करना, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, इट आयनाइजेज फिनॉल टू अ लार्ज एक्सटेंट। और तीसरी बात, सो सो इट एक्टिवेट्स ऑल इट्स पोजीशंस। दूसरा प्रश्न आता है कि CS2 में ऐसा क्या है कि जब मुझे मोनो सब्स्टिट्यूशन कराना होता है, सिर्फ ऑर्थो या पैरा पे लगाना होता है, तो मैं पानी नहीं डालता। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। तो CS2 में ऐसा क्या है जो ये पॉली नहीं करता, मोनो करता है, ये पोलर नहीं है। क्या नहीं है? जो पानी में है वो इसमें नहीं है, बिल्कुल सेम बाकी सारा आंसर। CS2 is a non-polar solvent, so it do not ionizes phenol to a large extent and hence, तो उसी के फ्रेजेस कॉपी कर लिए, ये पोलर नहीं है, it is a non-polar solvent, hence it ionizes phenol to a, does not ionize phenol to a large extent and hence mono substitution takes place। तो CS2 में ऐसा कुछ होता है, आपने फिनॉल लिया, ब्रोमीन डाला, CS2 के प्रेजेंस में डाला, तो क्या होगा? तो ऑर्थो पे लग गया और एक बार पैरा पे लग गया। बिल्कुल तमीज से प्रोडक्ट बना, क्योंकि हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप ही नहीं था कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो पानी को, उसको फिनॉल को एक्टिवेट करे। तो CS2 नॉन पोलर, पानी पोलर, यही फर्क है। तो यहां पर आप पानी को देख पा रहे हैं, तो जो पानी है वो पोलर है, CS2 नॉन पोलर है। तो ब्रोमिनेशन 2 तरीके से होता है और इसका ये प्रश्न बनता ही बनता है। पेपर में ये प्रश्न 2 हिस्सों में ही आता है, यहां एक साथ लिखा है, क्या पता एक साथ भी आ जाए। एक साथ आएगा तो 2 नंबर का आएगा, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका। अगर अकेले आया तो एक ही आता है। पानी से पॉली क्यों होता है, CS2 से मोनो क्यों होता है। तो पॉली और मोनो में क्लियर रहना। पॉली मतलब एक साथ बहुत सारे ब्रोमीन लग गए, दोनों ऑर्थो एक पैरा। मोनो मतलब या तो ऑर्थो या तो पैरा, ठीक है भैया। और ऑर्थो में भी एक साइड लगेगा बस। और इसका कारण दोबारा से बता दो, पानी पोलर, CS2 नॉन पोलर। पानी एक्टिवेट्स, आयनाइजेस फिनॉल टू अ लार्ज एक्सटेंट, CS2 डज नॉट आयनाइजेस फिनॉल टू अ, और पानी में एक लाइन एक्स्ट्रा है, इट एक्टिवेट्स ऑल इट्स पोजीशन, ठीक है। ब्रोमिनेशन समाप्त। ब्रोमिनेशन के बाद आता है नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में भी कुछ अजीब साउंड लग रहा है। क्या अजीब सा हो रहा है? देखो, या तो फिनॉल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, बहुत ही एक्टिवेटेड, खुद से एक्टिवेट रहता है। यहां तो हमने पानी मिलाया भी नहीं। अब यहां देखो क्या अजीब सी चीज होगी, बिल्कुल ब्रोमिनेशन के बिल्कुल उल्टी। अब सोचो, पानी का मतलब क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। पानी का मतलब क्या है? अगर किसी भी रिएजेंट में पानी बहुत ज्यादा है, इसका अर्थ क्या होगा? वो डाइल्यूट है। पानी कम है मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या है? तो मैंने क्या किया, नाइट्रेशन का रिएजेंट हमें 11वीं से पता है। नाइट्रेशन कराने का एक ही रिएजेंट था, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4, यही पढ़ा था हमने। तो हमने क्या किया, चलो हमने लिया फिनॉल, फिनॉल के अंदर डाल दिया कॉन्क HNO3 और सपोर्टिंग रोल में कॉन्क H2SO4। हमने क्या, चलो भाई ऑर्थो या पैरा पे, ऑर्थो या पैरा पे क्या बन जाएगा? NO2 लग जाएगा। तो यहां पर भी पॉली हो गया, पॉली सब्स्टिट्यूशन हो गया, मल्टीपल जगह NO2 लग गया, ठीक है। इसका नाम भी क्या होगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कहते हैं इसे, पर इसका निकनेम बहुत फेमस है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा आपको मैं भी। लेकिन हमें समझ में ये नहीं आ रहा था ऐसा हो क्यों रहा है। नाइट्रेशन कराने पे एक जगह NO2 लगना चाहिए था, यहां तो, अच्छा आप सुनो, HNO3 कौन का डाइल्यूट है, मतलब पानी बहुत कम है, पानी ना के बराबर है। और पानी कम होने के बावजूद पानी तो है नहीं जो एक्टिवेट कर दे, तो हर जगह NO2 कैसे लग गया नहीं पता लगा। पॉली हो गया, पॉली सब्स्टिट्यूशन। समझ में नहीं आया मोनो कैसे कराएं, क्योंकि पानी होता तो पानी हटा देते, मोनो हो जाता। यहां तो पानी पहले से ही कम है, कॉन्क है, कॉन्क HNO3 डालने पर हर जगह NO2 लग जाता है, पिक्रिक एसिड बन जाता है, पॉली हो जाता है। लेकिन मेरा मन नहीं है पॉली कराने का, क्या करूं फिर? कुछ अजीब सी चीज, बिल्कुल उल्टा है। देखना यहां पे, आप कॉन्क HNO3 में पानी मिला दो, पानी मिलाओगे तो बन जाएगी डाइल्यूट HNO3। H2SO4 को कॉन्क रखो, फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या पाओगे, अब एक ही जगह लग रहा है, ऑर्थो पे या फिर
भाव समझ पा रहे हो क्वेश्चन के? कि पूरा ही पलट दिया। इसने बोला जब डाइल्यूट डालते हैं तो ऑर्थो या पैरा पे लगता है, कॉन्क डालते हैं तीनों जगह लग जाता है। तो ऐसा होता है नाइट्रेशन में। इसका तो प्रश्न भी नहीं है पेपर में। पेपर में इसका प्रश्न नहीं है, ना एनसीईआरटी में जिक्र है ना कहीं और, कि डाइल्यूट डालने पर एक जगह और कॉन्क डालने पर तीनों जगह। पर अगर पेपर में आ जाए तो आपको अपनी बुद्धि को ट्विस्ट करना है। यहां पे कॉन्क डालने पर कॉन्क में HNO3 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में HNO3 बहुत ज्यादा होता है, तो ज्यादा HNO3 है, हर जगह HNO3 है, भरा पड़ा है। इसीलिए जहां जहां जगह मिलती है वहां वहां NO2 लग जाता है। डाइल्यूट में पानी ज्यादा है, HNO3 बहुत कम मात्रा में है, इसीलिए कम मात्रा होने की वजह से यहां तो ऑर्थो पे लगता है, यहां तो पैरा पे लगता है। इसका ये उत्तर आपको लिख के आना है अगर पेपर पूछ ले, ना एनसीईआरटी में ना कहीं और। हो सकता है मैंने टॉप 100 में डाल रखा हो, लेकिन इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं है कि कॉन्क डाइल्यूट में अलग अलग क्यों होता है। अलग अलग होता है, पेपर में आता है। पेपर में क्या आएगा? पेपर में आएगा राइट अ रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। बस इतना। जिसको पिक्रिक एसिड नहीं पता, लंका लग गई उसकी। फिनॉल से पिक्रिक बनानी है, दिमाग लगा लो खुद से। आपको फिनॉल पर तीनों NO2 जोड़ने हैं, तो समझ जाना नाइट्रेशन है। जिसको पता ही नहीं पिक्रिक एसिड क्या है, अच्छा पिक्रिक एसिड की थोड़ी सी बात जान लो। पिक्रिक एसिड क्या है? इस पूरे खानदान में, फिनॉल के पूरे खानदान में सबसे ज्यादा एसिडिक फिनॉल था। उससे कम 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 3 डिग्री अल्कोहल। सबसे रद्दी था 3 डिग्री अल्कोहल, सबसे बेस्ट था फिनॉल। फिनॉल बहुत एसिडिक होता है। क्या होता है? लेकिन हैरानी की बात है, अगर आप फिनॉल को और एसिडिक बनाना चाहते हो तो फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी NO2 जोड़ दो। फिनॉल में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ोगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। और ऐसा एक ग्रुप है NO2। क्या है? अगर फिनॉल में मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ दोगे, OCH3 CH3, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ये एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देंगे। तो फिनॉल की भी एसिडिक मात्रा बढ़ाई या घटाई जा सकती है। फिनॉल में कोई भी EWG जोड़ोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ोगे तो घट जाएगी। ये जनरल ट्रेंड है, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है कि फिनॉल में अगर OCH3 जोड़ दोगे तो वीक एसिड हो जाएगा, अपने आप से कमजोर, और अगर NO2 जोड़ दोगे तो स्ट्रॉन्ग। पिक्रिक एसिड फिनॉल के खानदान की सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इसका नाम में एसिड डाल दिया पिक्रिक एसिड। क्यों? इसमें एक NO2 नहीं है, इसमें 3 NO2 है। जानते हैं हम फिनॉल की ताकत को बढ़ा देता है NO2, हमने यहां पर 3 NO2 लगा दिए। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ बिल्कुल सीमा पर है, एग्जैक्ट लेवल पर, बिल्कुल टॉप लेवल पर। तो ये फिनॉल खानदान का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका नाम है पिक्रिक एसिड। जब 3 NO2 ग्रुप फिनॉल पे जोड़ दिए जाएं, इसको बनाने की रिएक्शन पेपर में आती है। पिक्रिक एसिड बना के दिखाओ फिनॉल से, आपको सिंपल नाइट्रेशन करना है, बन जाएगा। भैया अगर एक जगह NO2 जोड़ना है तो डाइल्यूट HNO3 डाल देना, एक जगह NO2 जुड़ जाएगा, ऑर्थो यहां पैरा पर। ये बात समझ में आ रही है? नाइट्रेशन अलग कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है ये? पक्का? अगर आपने कॉन्क डाला तो पिक्रिक बन जाएगा भाई तीनों जगह, और अगर डाइल्यूट HNO3 डाला तो अच्छा। देख पा रहे हो क्या? हाँ ना बोलो। डाइल्यूट डालने पर क्या हो रहा है? या तो ऑर्थो या तो पैरा। अच्छा, अब आते हैं प्रमुख रिएक्शंस पर। अपनी बुद्धि को बिल्कुल ऑन रखना। रिएक्शन के दो तीन रिएक्शन आएंगी, मैं नाम बोल देता हूं पहले ताकि बिल्कुल एक्टिव रहो आप। ये 3 रिएक्शन तो पेपर में कोई साल का बोर्ड का पेपर उठा लो, इन 3 में से एक सेट में, एक सेट में, एक सेट में। ये तीनों रिएक्शन फिनॉल की ऐसी रिएक्शन है जो हमें पता है पेपर में आनी है। क्यों भैया इतनी फेमस क्यों है रिएक्शन? पहली बात तो नेम रिएक्शन है, दूसरी बात एक स्टेप की नहीं है। जो बड़ी वाली नेम रिएक्शन होता है ना, टीचर वो देता है पेपर में, बोर्ड में वही आती है। नाम क्या है इसका? ठीक है, रीमर टीमन। तो रीमर टीमन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। रीमर टीमन, कोल्बे, कपलिंग, ये तीनों रिएक्शन फिनॉल की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रीमर टीमन में करते क्या है, पहले एम समझ लो। आपको पता है फिनॉल क्या होता है? फिनॉल ये रहा। हमारा एम क्या है? हमारा एम है फिनॉल पर क्या जोड़ना? फिनॉल के ऑर्थो पर CHO जोड़ना। ये मुझे फिनॉल से ये बनाना है। एम समझो पहले, फिनॉल के ऑर्थो पर क्या जोड़ना है? एल्डिहाइड ग्रुप CHO। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या सुना है कभी ये नाम?
किसने सुना है? हाथ ऊपर करो। एमवीएन ने तो सुना ही होना चाहिए भाई। अच्छा, टैगोर ने सुना है? अरे वाह। क्या नाम होता है बेटा? सेली। देखो दो नाम होते हैं, एक कोलबे का और एक इसका। क्या क्या है भैया? कोलबे में आप बनाते हो फिनॉल के ऑर्थो पे COOH एसिड, इसमें बनाते हो फिनॉल के ऑर्थो पे CHO रीमर में। तो रीमर में फिनॉल के ऑर्थो पे CHO लगाते हो, इसे बोलते हैं सेलिसिलएल्डिहाइड। उसे बोलते हैं सेलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? तो ये जो आप बना रहे हो लास्ट में, इसका नाम जो है वो सेलिसिलएल्डिहाइड है। सेलिसिलएल्डिहाइड ये कॉमन नाम है, आम नाम, जनरल नाम, ठीक है। जो इसका नॉर्मल IUPAC नेम है वो तो अलग है। IUPAC नेम में तो बेंजल्डिहाइड है, समझ रहे हो? इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अगर मैं IUPAC नेम लिखूं, मैं IUPAC नेम की बात नहीं कर रहा, तो IUPAC नेम नहीं, इसका जो कॉमन नाम पेपर में आता है, जैसे उसका पिक्रिक एसिड था तो वो भी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, लेकिन पेपर में आएगा पिक्रिक बना के दिखाओ। ऐसी पेपर में कई बार रीमर टीमन नहीं आता, वैसे तो रेयर बात है ऐसी कि रीमर टीमन रिएक्शन लिख के दिखाओ, नहीं आएगा, उल्टा आ जाएगा, कहेगा फिनॉल से सेलिसिलएल्डिहाइड बना के दिखाओ। अब जिसको सच में नहीं पता सेलिसिलएल्डिहाइड क्या है, उसको रीमर टीमन तो आती है पर कर नहीं पाएगा। तो रीमर टीमन, कोलबे और कपलिंग, तीनों रिएक्शन ध्यान से देखना भाई। रीमर टीमन में एम क्या है मेरा? क्या लगाना है मुझे? ऑर्थो पर CHO। अब 3 बंदे याद रखो पहले इसके। पहले डालूंगा NaOH। क्या डालेंगे? 340 केल्विन। क्या क्या? अब पहले स्टेप में NaOH ना भी डालो तो पहले स्टेप का रिएजेंट होता है क्लोरोफॉर्म। क्या? अगले स्टेप का NaOH। क्या क्या? फिर तीसरे स्टेप का दोबारा NaOH, दोबारा, फिर आखिरी स्टेप में डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट, सुने, क्लोरोफॉर्म, NaOH डाइल्यूट एसिड। बोलो, याद रखोगे तो चारों स्टेप, 5 स्टेप कर पाओगे, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, NaOH डाइल्यूट एसिड, ठीक है। पहली बार एक्वस NaOH डालते हैं, जानकारी के लिए बता रहा हूं, अगली बार बस NaOH डालते हैं, ठीक है। तो पहले एक्वस डालते हैं, कुछ भी डाल दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस एक्सेस में होना चाहिए दूसरी बार, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा। पूरी रिएक्शन को ध्यान समझना, हो तो रखी है लेकिन करके दिखाने में समझ में आती है। आपने लिया फिनॉल, अब सीख लो एक बार में, क्योंकि मैंने कहा था कैचिंग अच्छी तो अभी, कैचिंग नहीं अच्छी तो फिर रुकने के बाद। फिनॉल में डाला पहले क्लोरोफॉर्म, CHCl3। चुपचाप क्या होगा? ऑर्थो का H जो होता है पर दिखता नहीं है, वो H और एक Cl HCl बना देगा और बाकी CHCl2 आके जुड़ जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है, फिनॉल के ऑर्थो पर CHCl2 और फिनॉल तो है ही भाई। कौन चला गया? इसका एक Cl और यहां का H, HCl बना के चला गया। तो आप एरो के नीचे -HCl लिख सकते हो चाहो तो। अब मैं डालूंगा दूसरा स्टेप। क्या डालेंगे? एक्वस NaOH। यहां क्या होगा? हमने बचपन से पढ़ा था कि जब भी NaOH डालते हैं तो Cl हटके OH लग जाता है, Cl हटके, तो वही काम होगा, Cl हटके OH लग जाएगा। लगाते हैं भाई। अब यहां पर आ गई अनस्टेबिलिटी। क्या आ गई? कैसी अनस्टेबिलिटी भैया? एक कार्बन पर 2 OH कभी स्टेबल नहीं होते, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH हाईली रिएक्टिव है, रिपल्सिव है। तो 2 OH में से क्या करता है? दोनों OH आपस में बात करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए पानी को रिलीज कर देते हैं। किसको? अब यहां पे होगा क्या? OH और H, ये OH और H क्या बना के निकल जाएंगे? H2। क्या निकालेंगे? लेकिन इसके लिए मुझे डालना क्या पड़ेगा? NaOH। जब मैं मीडियम को एक्वस बेसिक रखूंगा तो बेसिक मीडियम रखने पर क्या होता है? OH और H निकल गए, तो क्या बचा यहां पे? CH और O। ये तो चाहिए था, लेकिन दिक्कत हो गई एक। क्या? NaOH रखने पर मीडियम को, यहां पर OH से क्या बन गया? ONA। अब मुझे ONA को वापस से OH बनाना है,
तो उसके लिए डालूंगा लास्ट में डाइल्यूट एसिड। तो ये मेरा काम वापस से कंप्लीट कर देगी। ये एल्डिहाइड है, ये OH बन जाएगा वापस। ठीक है भैया। तो ये जो बन गया आपके सामने, इसे बोलते हैं सेलिसिलएल्डिहाइड। आपके कॉपी में नोट्स पे लिखा हुआ है। और फिनॉल पर, और फिनॉल के ऑर्थो पर CHO लगाना इज कॉल्ड रीमर टीमन रिएक्शन। इसे रीमर टीमन कहते हैं। तो रीमर टीमन पेपर में आएगी, तो आपको यही करना है। आपको चारों रिएजेंट याद रखने हैं। पहले हम क्लोरोफॉर्म डालते हैं तो ऑर्थो पे CHCl2 जुड़ता है, फिर एक्वस NaOH डालेंगे तो OH लग जाएगा, फिर एक कार्बन में 2 OH स्टेबल नहीं होते, फिर एक और बार NaOH डालेंगे तो OH और OH निकल के पानी निकाल देंगे, CHO बन जाएगा, लेकिन गलती से ऊपर ONA हो जाएगा उस ONA को सही करने के लिए। तो यही आपके स्टेप्स हैं। अगर आपको समझ में आ गए तो रिएक्शन खत्म हो गई। इतना ही है जो है रीमर टीमन। ठीक है। यहां जो हो रखा है उसमें एक चीज अलग है, पहले बता देता हूं ताकि दिक्कत ना हो तुम्हें। पहली बार जब NaOH डाला ना तभी यहां पे ONA बन गया, हमने लास्ट में ONA बनाया है। ठीक है भैया, फर्क इससे नहीं पड़ता। वो एक्वस NaOH डालते हैं तो भी आप ONA बना देना, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है भैया, 4 स्टेप हैं, चारों स्टेप की रिएक्शन बता दी मैंने। पहले में क्लोरोफॉर्म, दूसरे में एक्वस NaOH, तीसरे में NaOH और चौथे में डाइल्यूट एसिड। सबका काम बता दिया। क्लोरोफॉर्म CHCl2 जोड़ता है, CHCl2 जोड़ता है, ठीक है। NaOH OH लगाता है, फिर एक और बार NaOH डालते हैं तो पानी को निकलने में हेल्प करता है, ऊपर ONA बना देता है। डाइल्यूट एसिड ONA को OH कर देती है वापस। अब रीमर टीमन की कॉपी रिएक्शन दूसरी, इसका नाम है कोल्बे। क्या नाम है? कोल्बे में कुछ अलग नहीं है भाई। यहां पर लगा है OH, यहां कुछ नहीं है, लेकिन अंत में OH के बगल में साइड में कौन आ गया? COOH। ये 4 स्टेप में नहीं होती, 3 स्टेप में होती है। ठीक है। कोल्बे रिएक्शन की बुरी बात क्या है कि कोल्बे रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन ही नहीं है। कोल्बे रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन है ही नहीं। मतलब कोल्बे रिएक्शन फिनॉक्साइड आयन में होती है। कोल्बे रिएक्शन OH में नहीं, ONA में होती है। तो रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए पहले मुझे फिनॉल को ONA बनाना पड़ा, उसके बाद मैंने कोल्बे भाई साहब का रिएजेंट डाला। ठीक है। फिर 1-2 चेंजेस करने थे, उसके लिए लास्ट में डाइल्यूट एसिड की हेल्प लेनी पड़ गई मुझे। ठीक है। तो बता रहा हूं एक्चुअल में कोल्बे यहां से शुरू हुई है, लेकिन क्योंकि कोल्बे रिएक्शन फिनॉल में कंडक्टिंग नहीं होती, आपको OH को ONA बनाना पड़ता है। तो पहले मैंने NaOH डाला जिससे OH बन गया ONA, फिर डाला मेन रिएजेंट। टेम्परेचर 400 केल्विन, प्रेशर 4-7 atm, मेन रिएजेंट इज CO2। कौन है? समझ रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोल्बे रिएक्शन का मेन बंदा CO2। कोल्बे रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। पहले NaOH डालो, ONA बनाओ। बोलो NaOH डालो, तो फिनॉल में NaOH डालो, ONA बन जाएगा। उसके बाद उसके अंदर 400 केल्विन, 6 से 7 atm CO2 डालने पता है क्या होगा? ऑर्थो पर COO, क्या? COO लग जाएगा भैया। COOH लगेगा ना, CONA कहां से आ गया? आपने तो बस क्या डाला है? CO2। अरे बालक, ऊपर जो मैंने Na बनाया था वो ऊपर वाला Na उठकर COO के पास आके Na बना लेगा भैया। ऊपर कौन जाएगा? H कहां से आ गया? जहां पर आपने CO2 जोड़ा है वहां पर पहले कौन लगा हुआ था? H। तो होता क्या है, यहां का H निकल के ऊपर जाता है और ये Na भाई साहब CO2 के साथ जुड़ के COONA बना लेते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? नहीं आया समझ में? और अब मुझे पता है मुझे CONA नहीं चाहिए, COH चाहिए। तो Na को H में कन्वर्ट करने के लिए फिर से डालेंगे डाइल्यूट एसिड, आपका कंपाउंड बन जाएगा। मैं एक बार करके दिखाना चाहता हूं भाई। अब बताना जरा मेरे को, बोलना। आप तो समझ गए हो, बताओ क्या होगा। पहले NaOH डालेंगे। मकसद क्या है NaOH डालने का? क्योंकि कोल्बे रिएक्शन फिनॉक्साइड आयन में ही होती है, ONA में होती है। बन गया। अब कोल्बे स्टार्ट करते हैं। 400 केल्विन, मेन बंदा डाल दिया CO2। अब अरे वाह, यहां लग जाएगा CO और यहां पर OH। अब Na को हटाने के लिए और जो आपको मिल गया उसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं?
सैलिसिलिक एसिड। तो कोलवे भी हो गई भाई। अब क्या है? कपलिंग। ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कपलिंग, क्या नाम है इसका? कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, हम बीडीसी को ले आते हैं वापस से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन पर N2Cl, बेंजीन पर N2Cl यानी बीडीसी का रिएक्शन फिनॉल के साथ इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। बीडीसी जब फिनॉल से रिएक्ट करता है तो कुछ अलग ही चीज बनती है, ठीक है। कैसे रिएक्ट करेगा कैसे नहीं करेगा समझाते हैं आपको, ठीक है। तो यह है बीडीसी, जानते हो इसको? बीडीसी प्लस फिनॉल, इन दोनों को जब आप रिएक्ट कराते हो तो इन दोनों के रिएक्ट करने से एक अलग से रंग की डाई बन जाती है। समझ रहे हो? रंग पता है किसी को? देखो, दो तरह की डाई बनती है। कपलिंग रिएक्शन एक नहीं होती, दो होती है। इस पूरी ऑर्गेनिक में आप दो कपलिंग रिएक्शन पढ़ने वाले हो, बस विद्वानों के लिए बता रहा हूं। एक कपलिंग रिएक्शन फिनॉल भाई साहब की है, एक कपलिंग रिएक्शन अमीन भाई साहब की है। कपलिंग रिएक्शन में सेम काम होता है, आप बीडीसी मिलाते हो। कपलिंग मतलब जोड़ना, कपल करना, किसको? फिनॉल को बीडीसी के साथ, या फिर अमीन को, एनिलीन को बीडीसी के साथ। फिनॉल की कपलिंग में जो डाई बनती है उसका रंग अलग होता है, एनिलीन की कपलिंग में जो डाई बनती है उसका रंग, एक जगह येलो एक जगह ऑरेंज, एक जगह येलो, ठीक है। तो बात करेंगे इस बारे में, कैसी डाई बनती है, कौन से रंग की बनती है, रिएक्शन करके दिखाते हैं। अब कपलिंग रिएक्शन पेपर में आती है ना, बच्चे को बहुत तमीज से करनी पड़ती है। इसका रिएजेंट आपको, उसका प्रोडक्ट याद नहीं होता, याद करना भी नहीं है, तमीज से करनी है। कैसे भाई? आपको फिनॉल को हॉरिजॉन्टल बनाना है भाई, बना दिया। बीडीसी को भी हॉरिजॉन्टल बनाना है। ये है बीडीसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये आपका फिनॉल। इन दोनों की रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। होगा क्या भैया एग्जैक्टली? कुछ नहीं होता, आसान तरीके से पढ़ोगे ज्यादा जल्दी समझ जाओगे। आप किताब को खोलोगे ना, उसमें पीएच लिखा होगा, पीएच रेंज लिखिए, अरे खोल रखिए 15 बच्चों ने। देखो, कपलिंग रिएक्शन कराने के लिए आपको रिएजेंट के नाम पे कुछ नहीं डालना होता, ठीक है, बस पीएच को मेंटेन करना होता है। क्या मेंटेन करोगे? पीएच मेंटेन होता है डिपेंड करके कि जिसको रिएक्ट करा रहे हो वो बंदा कौन है। फिनॉल एसिडिक है, फिनॉल, तो पीएच को क्या रखोगे? बेसिक। कितना? अच्छा, तो हम पीएच को रखते हैं बेसिक, यानी 9 से 10। क्या कोई रिएजेंट डालते हैं? कुछ नहीं डालना होता, कुछ भी नहीं। आपने बीडीसी और फिनॉल को मिलाया, अपने आप सारा काम हो जाएगा। होगा क्या भैया? आपने पीएच बता दिया 9 से 10, ठीक है, पेपर में याद रखना है, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम मेंटेन हो गया। आंसर क्या आएगा? आंसर ये आएगा कि फिनॉल के पैरा वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है ना, होता है पर दिखता नहीं है। और N2Cl में क्या है? Cl है, तो Cl और HCl बना के निकल जाएंगे, तो प्लस में HCl। भैया बाकी क्या होगा? बाकी ये दोनों ग्रुप ऐसे ही आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ते हैं आपस में, तो अब ध्यान से देख लेना भाई, N डबल बॉन्ड N, N2 था ना, N डबल बॉन्ड N, और फिर स्टार्ट हो जाएगा फिनॉल, ये बन जाता है। इसे कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहां पर कौन कौन जुड़ रहा है? बीडीसी और फिनॉल बिल्कुल एग्जैक्ट जुड़ जा रहे हैं, HCl निकल रहा है। पर ये फेमस क्यों है? ये फेमस क्यों है? इसका नाम कपलिंग रिएक्शन के साथ साथ एक और नाम है इसका, एजोडाई टेस्ट। इसे क्या बोलते हैं? कभी भी दुनिया में किसी को यह पहचानना हो कि इस बीकर में जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड पड़ा है वो पानी नहीं है, फिनॉल है, वो अल्कोहल नहीं है, फिनॉल है। किसी को भी पहचानना हो कि ये अल्कोहल है या फिनॉल है या पानी है या कुछ और है तो ट्रांसपेरेंट, एक ही तरीका है, उसके अंदर बीडीसी डाल दो। क्या डाल दो? अगर बीडीसी डालने पर कौन से कलर की? ऑरेंज कलर की डाई, सो लिक्विड नहीं, गाढ़ी डाई, ऑरेंज कलर की डाई होती है। अगर ऑरेंज डाई बन जाए तो समझ जाओ वो कंपाउंड आपका क्या था? फिनॉल था।
फिनॉल ही इकलौता ऐसा बंदा है जो बीडीसी के साथ क्या बनाता है, ऑरेंज डाई। क्या? तो ऑरेंज कलर की डाई बन जाती है, इसे हम बोलते हैं एजो डाई। क्या बोलते हैं? एजो फॉर व्हाट? एजो फॉर दिस ग्रुप। इस ग्रुप का नाम होता है एजो, एन डबल बॉन्ड एन को एजो कहते हैं। इसका निकनेम रखा हुआ है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, एन डबल बॉन्ड एन रेफर्स टू एजो, तो इसे एजो ग्रुप कहते हैं। एजो ग्रुप वाली डाई बन गई तो इसको बोलते हैं एजो डाई टेस्ट। क्या बोलते हैं? डन। क्या बोलते हैं? एजो डाई टेस्ट। क्यों बोलते हैं एजो डाई टेस्ट? क्योंकि ये फिनॉल को पहचानने में हेल्प करता है। किसको? तो कपलिंग रिएक्शन एक रिएक्शन नहीं है, कपलिंग रिएक्शन एक डिस्टिंग्विश टेस्ट भी है। कल को अल्कोहल वर्सेस फिनॉल आ गया, पेपर में आएगा, 1 डिग्री अल्कोहल वर्सेस फिनॉल, कैसे फर्क करें? दोनों में बीडीसी डाल दो, फिनॉल में बन जाएगी ऑरेंज एजो डाई, इसमें कुछ नहीं बनेगा। बीडीसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट सिर्फ फिनॉल के साथ करता है। रिएक्शन का नाम कपलिंग रिएक्शन। आपको तरीके से बीडीसी उसके आगे फिनॉल लिखना है, बीडीसी का सीएल फिनॉल का HCl लगा लेंगे, बाकी दोनों को जोड़ देना है, मीडियम को एसिडिक रखना है, आपकी बन जाएगी, बेसिक रखना है सॉरी, और ऑरेंज एजोडाई बन जाएगी आपकी। ये रिएक्शन याद ही करनी है, रीमर टीमन कोल्बे की तरह कपलिंग को भी याद ही करना है। इतनी ही केमिकल रिएक्शंस हैं किसकी? फिनॉल की। हाँ जी, हाँ वो देखो यार, ये वेरिएशन इन टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा हर जगह पे है, ना रेंज होती है टेम्परेचर की, ठीक है। आप किसी किताब में देखोगे तो उसमें 400 दिया है, किसी में 380 दिया है, किसी में 340 दिया है, जो बुक में लिखा है वो एनसीईआरटी वाला लिखा है 340 का, तो इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जहां फर्क पड़ता था मैंने बता दिया था, इसी चैप्टर में 2 रिएक्शन थी, याद है? नहीं याद है? कॉन्क H2SO4 443 केल्विन और एक एक्सेस अल्कोहल के साथ 413 केल्विन, ठीक, डन।